राम राम मित्रों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 जीव विज्ञान के जनन चैप्टर से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जनन किसे कहते हैं और फिर जानेंगे कि जनन कितने चरणों में संपन्न होती है और वह चरण कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जनन किसे कहते हैं। जनन की परिभाषा लिखेंगे कि जो जीव अपने जैसा समान संतान को उत्पन्न करता है जनन या प्रजनन कहलाता है। अर्थात जीव जिस प्रक्रम के माध्यम से, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे जनन कहते हैं। जनन की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, जिसे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखेंगे कि अलैंगिक जनन जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें एकल जीव यानी कि केवल एक जीव भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है, तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन में इसके विपरीत इनकी परिभाषा हो जाती है। लैंगिक जनन होती है कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव जैसे एक पुरुष और दूसरा स्त्री जीव आपस में भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है, तो वह लैंगिक जनन कहलाता है। इसके अंतर्गत मानव और जितने भी स्तनधारी जीव हैं वे सभी आ जाते हैं। इसके बाद आता है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या क्या लाभ है। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए यह प्रश्न हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि लैंगिक जनन का महत्व लिखेंगे। लैंगिक जनन से जनन संतति में विविधता आती है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में दो विपरीत जीव भाग लेते हैं, दो विपरीत लैंगिक जीव भाग लेते हैं, जिनके कारण उनके अलग अलग गुण मिलते हैं और नए जीव का निर्माण होता है, जिसके कारण लैंगिक जनन से जनन संतति में विविधता आती है। और दूसरा लिखेंगे कि जीन के नए युग्मक बनते हैं, जिसके कारण आनुवांशिक विविधता का विकास होता है। और तीसरे नंबर में लिखेंगे कि नए जीव के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच क्या अंतर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। पहले हम एक साइड लैंगिक जनन लिख देंगे और दूसरे साइड अलैंगिक जनन लिख देंगे और एक एक करके हमें इनके अंतर को दिखा देना है। सबसे पहले तो हमें इनकी परिभाषाएं हम लिखेंगे कि इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकताएं पड़ती है लैंगिक जनन में। जैसा कि हमने जाना कि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं। तो लिखेंगे इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकताएं पड़ती हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। अलैंगिक जनन में इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन में एकल जीव भाग लेते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं। फिर लैंगिक जनन के संबंध में लिखेंगे कि इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, जैसे मानव और जितने भी स्तनधारी है वे सभी जीव। और दूसरे नंबर में अलैंगिक जनन के संबंध में लिखेंगे यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, यानी कि छोटे छोटे जीवों में अलैंगिक जनन होता है। फिर लिखेंगे लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीव बनना आरंभ करता है, यानी कि लैंगिक जनन में जब निषेचन क्रिया होती है, यानी कि जब पुरुष के शुक्राणु और मादा के अंडाणु आपस में निषेचित होते हैं, तो उसके बाद जीव बनना आरंभ करता है। और अलैंगिक जनन में अलैंगिक जीव में निषेचन क्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनमें एकल जीव भाग लेते हैं। एकल जीव भाग लेने के कारण यह तो बात रह ही नहीं जाती कि पुरुष के शुक्राणु और मादा के अंडाणु आपस में निषेचित होंगे तो उसके बाद नए जीव का निर्माण होगा। तो इसमें तो एकल जीव भाग लेते हैं, इसलिए यहाँ पे यह कंडीशन लागू नहीं होती। इसलिए कहा गया कि अलैंगिक जीव में निषेचन क्रिया नहीं होती, क्योंकि निषेचन क्रिया का शर्त है कि पुरुष के शुक्राणु और अंडाणु और मादा के अंडाणु जब आपस में संयोग करेंगे तब उसे हम निषेचन की क्रिया कहते हैं। फिर हम लैंगिक जनन के संबंध में लिखेंगे कि इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो सकते हैं। और अलैंगिक जनन के संबंध में लिखेंगे इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एकल जीव भाग लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं और पाँचवें नंबर में हम लिख देंगे इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। और अलैंगिक जनन के संबंध में लिखेंगे इस क्रिया में एक कोशिकीय बीजाणु जैसे फफूंदी में उत्पन्न हो सकते हैं। लैंगिक जनन और लैंगिक जनन की बात चल ही रही है, तो हम देख लेते हैं कि अलैंगिक प्रजनन के अलग अलग विधियां कौन कौन सी होती हैं। प्रश्न में इस प्रकार से आता है कि अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन करें। तो अलैंगिक प्रजनन में कई विधियां आती हैं, जैसे कि मुकुलन, बीजाणु निर्माण, विखंडन,
इस प्रकार से कई प्रोसेस आते हैं, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए हमें इस प्रश्न के उत्तर को ध्यानपूर्वक देखना है। लिखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। पहला, विखंडन। विखंडन के अंतर्गत आता है एक कोशिकीय जीवों की कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक जब 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक नए जीव को जन्म देते हैं। अब एक कोशिकीय जीव से 2 जीव की उत्पत्ति होती है, तो ये द्विविखंडन कहलाती है। यदि एक कोशिका के केंद्रक कई भागों में विभाजित होकर कई नए जीवों को जन्म देते हैं, तो इसे बहुविखंडन कहते हैं। यानी कि जब 2 से अधिक नए जीवों को जन्म देते हैं तो इसे बहुविखंडन कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप अमीबा होता है विखंडन में। अब दूसरा है मुकुलन। मुकुलन के संबंध में हम देखते हैं कि एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों के शरीर पर बनने वाले उभार, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों के शरीर पर ऐसे कुछ उभार बना होता है, तो ऐसे उभार को ही हम मुकुल कहते हैं। ये उभार थोड़े विकसित होने के बाद जनक के शरीर से अलग हो जाते हैं। जब ये उभार छोटे रहते हैं तो इनके जनक के शरीर से ही जुड़े रहते हैं, लेकिन जब ये थोड़े अधिक विकसित होते हैं तो ये अलग हो जाते हैं और समय के साथ साथ ये अपना स्वतंत्र जीवन विकसित कर लेता है। स्वतंत्र जीव के रूप में यह अपना जीवन यापन करने लगता है। ये उभार थोड़े विकसित होने के बाद जनक के शरीर से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र जीव के रूप में जीवन यापन करते हैं। उदाहरण के स्वरूप हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन होता है। और तीसरा है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण कुछ बहुकोशिकीय पौधों में प्रजनन सूक्ष्म प्रजनन इकाई द्वारा होता है, जिसे बीजाणु कहते हैं। बीजाणु का निर्माण जनक पौधा द्वारा होता है। सभी बीजाणुधानी के अंदर बंद होते हैं। जब बीजाणुधानी का बाहरी आवरण फटता है तो ये हवा में फैल जाते हैं एवं अनुकूल परिस्थितियों के मिलने पर नए पौधों को जन्म देते हैं। उदाहरण के स्वरूप राइजोपस और फर्न ऐसे पौधे हैं जो बीजाणु निर्माण के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला है पुनर्जनन। पुनर्जनन अधिकांश पौधे एवं कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें प्रजनन पुनर्जनन विधि के द्वारा होता है। इस विधि में यदि जीवों का शरीर एक से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है, यानी कि एक से अधिक भागों में जब बंट जाता है, तो प्रत्येक भाग खोए हुए भागों की उत्पत्ति करके नया जीव बनाता है। जंतुओं में हाइड्रा एवं प्लेनेरिया में पुनर्जनन की क्रिया पाई जाती है। पांचवा है खंडन। खंडन सरल शारीरिक संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में खंडन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। परिपक्व होने पर कोशिकाएं 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाती है। प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है, जिसे हम खंडन कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप आलू और मनी प्लांट हैं। छठा है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के संबंध में हम देखते हैं कि जब पौधे के किसी भी भाग यानी कि पत्ती, तना एवं जड़ किसी भी भाग से नए पौधे को प्राप्त किया जाता है, तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन केवल ऐसे पौधों में ही संभव है जिनके जड़, तना या पत्तियों में नए पौधों को उगाने की क्षमता होती है। कुछ पौधों में बीज नहीं होते। हमें यह हमेशा याद रखना है कि कुछ पौधों में बीज नहीं होते। ऐसे पौधों को केवल कायिक जनन द्वारा ही उगाया जा सकता है। कायिक प्रवर्धन बीज रहित पौधों को उगाना संभव बनाता है। जैसे केला, नारंगी, गुलाब, जासमीन आदि पौधों में बीज सामान्यतः नहीं पाए जाते या बिल्कुल नहीं होते। ऐसे पौधे कायिक प्रवर्धन द्वारा ही उगाए जा सकते हैं। ऐसे पौधों को कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा ही जीवित रखा जा सकता है। इसकी प्रजाति को पृथ्वी मंडल पर कायिक प्रवर्धन के माध्यम से ही जीवित रखा जा सकता है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।